जी कैफ4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो हमने जो हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको कंक्लूड कर लिया। आज के लेक्चर में हम लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की असाइनमेंट जो थी वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की तादाद कुछ ज़्यादा है, तो आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट के क्वेश्चंस। बुक्स का रेफरेंस आपके सामने है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह राहील, समीना एंड उमैर हैव एग्रीड टू कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग स्टडी टेक्स्ट फॉर सीए स्टूडेंट्स इन पेशावर। मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप बनाएंगे। इन द अबव पार्टनरशिप बिजनेस एज्यूम उमैर इज ए माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ राहील एंड समीना। इसमें उमैर है माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर, यानी उमैर फुल फ्लैज पार्टनर नहीं है बल्कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का केस है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ उमैर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी अटेन करने से पहले उमैर के राइट्स और डिसेबिलिटीज क्या होंगी। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हम माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के राइट्स बताएंगे और उसके डिसेबिलिटीज बताएंगे। राइट्स क्या है कि उसका शेयर है फर्म में के प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी में, और राइट्स क्या हैं कि वो फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा सकता। और डिसेबिलिटीज क्या हैं कि वो पार्टनर का स्टेटस उसका नहीं होगा, वो अगर सीक्रेट बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहे माइनर तो नहीं कर सकता। इसी तरह वो अपने शेयर जो है प्रॉपर्टी में उसको भी क्लेम नहीं कर सकता अनलेस कि वो डिसएसोसिएट करे अपने आप को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से। तो ये कुछ राइट्स थे और डिसेबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन थी जो हमने स्टडी की है, रिप्रोड्यूस करनी है। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 85 मासूम, राहुल एंड नाइला आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है हर पार्टनर बारो कर सकता है। In 2016 they borrowed rupees 500,000 from इश्तियाक for purchasing a shop in मुल्तान। इश्तियाक से 5 लाख बारो किया। The loan was agreed to be repaid in 2 years time. However, due to the financial crisis, the loan could not be repaid in time. लोन पे नहीं कर सके। अब क्या करें? For the purpose of settling the loan, इश्तियाक has offered Naila to admit his 17-year-old son. 17 ईयर को अंडरलाइन कीजिए। 17 ईयर हमें यह बता रहे हैं कि ये माइनर है, तो माइनर को उसने कहा कि जी आप एडमिट कर लीजिए सन मुनीर टू द पार्टनरशिप बिजनेस। इश्तियाक ने कहा कि मेरे 17 साल के माइनर बेटे को आप पार्टनरशिप में एडमिट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस वेदर मुनीर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। क्या मुनीर पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट हो सकता है? इसका जवाब हम दो तरह से देंगे कि एज पार्टनर ऐड नहीं हो सकता, एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऐड हो सकता है। स्टेट मुनीर्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ ही इज सो एडमिटेड। मुनीर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताइए अगर उसे एडमिट किया जाता है। अब ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही है जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि वो भी माइनर का केस था, ये भी माइनर का केस है। वो भी राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की बात कर रहा था, डिसेबिलिटीज, ये भी राइट्स और लाइबिलिटीज वगैरह की बात कर रहा है। और आपको पता है माइनर की लाइबिलिटी जो होती है वो सिर्फ अप टू द शेयर इन्वेस्टेड इन बिजनेस उस तक होती है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 मुशर्रफ एंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप विद करजई ए माइनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ करजई। इज दिस ए वैलिड पार्टनरशिप? नहीं। माइनर को एडमिट करने के लिए जरूरी होता है कि ऑलरेडी पहले से पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही हो, दो अडल्ट हैं उनके दरम्यान में पार्टनरशिप है, फिर माइनर ऐड हो सकता है। लेकिन अगर एक अडल्ट है वो माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता क्योंकि माइनर तो पार्टनर बन नहीं सकता। इसका मतलब पार्टनर तो फर्म का एक ही होगा, मुशर्रिफ, तो पार्टनरशिप का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए और वो माइनर नहीं होने चाहिए, तो ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। 87 सेलिना ए माइनर वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ एंजेलिना, जेनिफर एंड जूलिया, 3 अडल्ट पार्टनर्स। सेलिना को एडमिट किया गया एज माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे क्या कहानी है? विद इन 6 months आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी
एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करने के 6 महीने के बाद सेलिना गेव पब्लिक नोटिस दैट शी हैज बिकम ए रेगुलर पार्टनर। सेलिना ने फैसला किया कि वो रेगुलर पार्टनर बन जाएगी। बट जूलिया एंड जेनिफर रिफ्यूज टू टेक हर, लेकिन जूलिया और जेनिफर ने कहा कि आपको हमने पार्टनर के तौर पे नहीं लेना। यानी माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के तौर पे तो एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, लेकिन अब वो कह रही है कि जी पार्टनर के तौर पे आपको एडमिट नहीं करना। आर जूलिया एंड जेनिफर जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू टेक सेलिना एज ए पार्टनर? इसका जवाब है नहीं। एग्जिस्टिंग पार्टनर ये जस्टिफाइड नहीं है। याद रखें, एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करने के बाद पार्टनर बनना है या नहीं बनना, ये डिसीजन उस माइनर का है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का नहीं है। एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट तो उसी वक्त ले ली गई थी जब माइनर को एडमिट किया गया था इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको याद है उस वक्त लॉ ये कहता है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर जरूरी है। जब एकदम माइनर को एडमिट कर दिया गया, एज ऑफ मेच्योरिटी आ गई, अब जो डिसीजन करना है अब सिर्फ और सिर्फ माइनर ने करना है कि मैं कंटिन्यू करूं या क्विट करूं। अब बाकी पार्टनर्स ने कोई डिसीजन नहीं करना, उन्होंने जो कंसेंट देनी थी स्टार्ट में एडमिट करते हुए दे दी। अब पार्टनर बनने या ना बनने के लिए उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए जूलिया और जेनिफर जस्टिफाइड नहीं है, वो सेलेना को रिफ्यूज नहीं कर सकते। उसने फैसला कर लिया मैंने पार्टनर बनना है, तो वो पार्टनर है। 88 रुस्तम महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन ए फर्म। वली वांट्स टू एडमिट हिज 16-year-old सन रागिब एज ए न्यू पार्टनर। अब वली ये चाहता है कि अपने 16 साल के बेटे को न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट करे। अब 16 ईयर को अंडरलाइन कर दीजिए। 16 ईयर की टर्म हमें बता रही है कि माइनर है, रागिब माइनर है और रागिब को वो पार्टनर के तौर पे एडमिट करवाना चाहता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैन रागिब बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। क्या रागिब पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट हो सकता है? अगेन दो हिस्सों में आंसर देंगे। एज पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है, एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऐड हो सकता है पार्टनरशिप में। स्टेट द राइट्स, लायबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ रागिब इफ ही इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। अब माइनर को अगर एडमिट किया जाता है तो उसके राइट्स और लायबिलिटीज वगैरह क्या होंगे? सेम क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, मैं रिपीट नहीं कर रहा कि माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स के राइट्स क्या हैं और लायबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन या उसे डिसएबिलिटीज भी कहते हैं या लिमिटेशंस, वो क्या है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा और ये आई कैप बुक में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17। जी क्या कह रहा है? कह रहा है वसीम अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं फर्म के। सलमान डाइड इन ए प्लेन क्रैश, सलमान की डेथ हो गई। वसीम एंड अहमद एग्री टू एडमिट सलमान माइनर सन नुमान टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसके बेटे को उन्होंने क्या कर दिया? एडमिट कर दिया पार्टनरशिप में। कैसे? एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर के तौर पे नहीं, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के तौर पे। उसके बाद क्या हुआ? कहानी आगे चलती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, क्या हुआ? नुमान अटेंड मेजोरिटी ऑन 6 जून 2016। नुमान ने 6 जून 2016 को एज ऑफ मेजोरिटी अचीव की, मेजर हो गया। ही बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन 16 जुलाई 2016। लेकिन उसे पता चला कि मुझे एडमिट किया गया था 16 जुलाई को। दोनों डेट्स को अंडरलाइन कर लें। यहां से कहानी में आया ट्विस्ट। ये वो कंसेप्ट है जो आपको याद होगा, कल के लेक्चर में मैंने ऊपर साइड पे डेट लिखी थी, आपसे कहा था आप इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं चाहता था पहले आपके जो रेगुलर कंसेप्ट्स हैं वो सारे पक्के हो जाएं, इसके बाद ये एडिशनल कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एडिशनल कंसेप्ट क्या है जो कल के लेक्चर में हमने कवर नहीं किया? एडिशनल कंसेप्ट ये है कि माइनर जब एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करेगा उसके बाद उसके पास कितना टाइम था? 6 महीने का। ये 6 महीने का टाइम स्टार्ट कब होगा? कब स्टार्ट होगा 6 महीने का टाइम? जब वो एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर ली, जब वो 18 साल का हो गया। कल तक यही सिखाया ना। आज अगली कहानी सुने, ट्विस्ट सुने कहानी में। वो 18 साल का हो गया 1 जनवरी को, लेकिन उसे पता ही नहीं है। जब एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर ले, लॉ कितना टाइम देता है? 6 महीने का सोचने के लिए कि पार्टनर बनना है या क्विट करना है। 6 महीने का टाइम देता है। लेकिन 1 जनवरी को 18 साल का हुआ, उसे पता ही नहीं मैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। अगर उसे पता ही नहीं, वैसे ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि उसे पता, एडमिट किया तो उसे पता होना चाहिए था, दूसरे पार्टनर को बताना चाहिए था। लेकिन फर्ज कीजिए नहीं पता उसको नहीं पता मैं पार्टनर हूं, मैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं, नहीं पता। क्या वो सोच सकता है कि मैं पार्टनर बनूं कि ना बनूं? उसे जब पता ही नहीं कि मैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स, तो वो कैसे सोच सकता है? वो
नहीं सोच सकता। इसीलिए लॉ ने कहा कि अगर उसे नहीं पता ना कि वो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो 6 महीने फिर एज ऑफ मेजोरिटी से नहीं शुरू होंगे। 6 महीने फिर कहाँ से शुरू होंगे? जब उसे पता चलेगा। यानी 18 साल का हो गया 1 जनवरी 2021 को, लेकिन उसे पता चला जाके 1 दिसंबर 2021 को कि मैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। तो जरा बताइए 6 महीने कब से शुरू होंगे? वो सोचना कब से शुरू करेगा? जब उसको पता चलेगा, यानी 1 दिसंबर से। तो लॉ ये कहता है कि 6 महीने का टाइम शुरू कब से होगा? एज ऑफ मेजोरिटी से या बिकमिंग अवेयर से, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। अगर 16 साल में पता चल गया कि मैं माइनर एडमिटेड बेनिफिट पार्टनरशिप हूं, तो 6 महीने 16 साल की उम्र में शुरू हो जाएंगे, वो तो 18 साल से होंगे। और अगर 18 साल की उम्र में भी नहीं पता कि मैं माइनर एडमिटेड बेनिफिट पार्टनरशिप हूं, तो फिर बाद में जाके पता चला 10 महीने बाद, तो अब वो 6 मंथ्स टाइम कब शुरू होगा? जब पता चला 10 महीने बाद, विच एवर इज लेटर। ये कंसेप्ट समझ आया? तो जरा मुझे बताइए, एज ऑफ मेजोरिटी उसने अचीव की 6 जून को अंडरलाइन करें, लेकिन उसे पता चला 16 जुलाई को। 6 महीने कब से शुरू करने हैं? 6 जून से 16 जुलाई से। कब से शुरू करने हैं? विच एवर इज लेटर। तो 6 जून और 16 जुलाई में से कौन सा लेटर है? 16 जुलाई। तो इसका मतलब 16 जुलाई से वो सोचना शुरू करेगा। वो सोचता रहा। Being undecided about joining the firm as a partner, he preferred to wait for some time. वो सोच रहा है, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने वो सोच रहा है, 3-4 में सोच रहा है। कितने महीने तक सोच सकता है? 6 महीने। अच्छा बताइए, जब तक सोच रहा है उसका स्टेटस क्या है? बताया था उसका स्टेटस क्या है? माइनर। उसका स्टेटस माइनर है। 10 जनवरी को क्या हुआ? 10 जनवरी को एक वकूआ हुआ, हैरत अंगेज वाकया हुआ। क्या वाकया हुआ? फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू फायर इन वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज। एक फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल गया। फिर क्या? वसीम एंड अहमद इन्फॉर्म द मान दैट ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस। वसीम और अहमद ने नुमान को बताया, भैया नुकसान बहुत हो गया, आपका एंटायर कैपिटल वाइप्ड ऑफ। एंटायर कैपिटल उड़ गया। वाइप्ड ऑफ का मतलब क्या है? सफाया हो गया, उड़ गया सारा कैपिटल। उड़ सकता है। उसका स्टेटस तो एज माइनर है। क्या उस, हालांकि 18 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसका स्टेटस एज माइनर चल रहा है। माइनर चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी उसने डिसीजन नहीं किया, अभी सोच रहा है। क्या जब वो माइनर है, स्टेटस एज माइनर है, माइनर का कैपिटल सारा उड़ सकता है? बिल्कुल उड़ सकता है। वो उसका जो शेयर इनटू बिजनेस है वो सारा, क्योंकि लॉस शेयर करेंगे, बताया था ना। लॉस की शेयरिंग और कंसेप्ट है, लायबिलिटी की शेयरिंग और कंसेप्ट है। फिर बोल ले, लॉस की शेयरिंग और कंसेप्ट है, लायबिलिटी की शेयरिंग और कंसेप्ट है। फिर बोल ले, लॉस की शेयरिंग और कंसेप्ट है, लायबिलिटी की शेयरिंग और कंसेप्ट है। अब बोल ले, सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अभी सुनिए, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। क्या कंसेप्ट था पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का? कि प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा पार्टनर, लॉस उसको नहीं मिलेगा। क्या अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इंसॉल्वेंट हो गई फर्म, तो क्या पार्टनर जो कि इन प्रॉफिट ओनली हिस्सेदार है उसकी लायबिलिटी होगी? यस, उसकी लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी। अब दूसरी एग्जांपल भी दे दूं, किस कंसेप्ट की भला? कि लॉस शेयरिंग और चीज है, लायबिलिटी शेयरिंग और चीज है। दूसरी एग्जांपल माइनर की। अभी एग्जांपल दी जिसमें लॉस शेयर नहीं हो रहा था, लायबिलिटी अनलिमिटेड थी क्योंकि वो पार्टनर था। माइनर का क्या कंसेप्ट है? लॉस शेयर होगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। तो यहां पे बताइए, उसको जब ये खबर मिली तुम्हारा सारा कैपिटल उड़ गया, सफाया हो गया, क्या माइनर का कैपिटल उड़ सकता है? यस, उड़ सकता है। लेकिन फिर उन्होंने और क्या किया? उन्होंने एक और बात कही। वो खास बात क्या है? कहा, इन्फॉर्म्ड मान दैट अकाउंट हैज बीन वाइप्ड ऑफ
एंड ही इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 1 लाख टू इनेबल द फर्म टू सेटल हिज लाइबिलिटीज। उसने कहा तुम्हारा फर्म में कैपिटल तो सारा उड़ गया, घर से 1 लाख रुपया और लेके आओ। क्यों और लेके आओ? ताकि फर्म का लोन रीपे किया जा सके। क्या 1 लाख रुपया लेके आएगा नुमान? क्यों नहीं लेके आएगा 1 लाख रुपया? क्योंकि माइनर, उसका स्टेटस माइनर है, और माइनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, सिर्फ लिमिटेड होती है अप टू शेयर इन फर्म। अंडर द प्रीमियम पार्टनरशिप एक्ट एनालाइज कर लिया हमने सिचुएशन को, बिल्कुल एनालाइज कर लिया। ये केस है माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का, और चूंकि 6 महीने भी गुजरे नहीं। अच्छा 6 महीने वाकई नहीं गुजरे के गुजर गए? पक्की बात है नहीं गुजरे? 1 मिनट ठहरे, मैं अब काउंट करने लगा हूं, आपने बताना 6 महीने गुजरे कि नहीं गुजरे। नुमान अटेंड मेजोरिटी ऑन 6 जून को एज ऑफ मेच्योरिटी, और वकुआ कब हुआ? 10 जनवरी को है। 6 जुलाई 1 महीना, 6 अगस्त, सितंबर, है ना, 16 जुलाई। तो मैं 6 जून से काउंट कर रहा हूं, तो मुझे रो क्यों नहीं? यस क्यों कर रहा है? हर बात पे यस सर नहीं करना है, हर बात पे यस सर, सही बात पे करना है, गलत बात पे यस सर नहीं करना। तो सही बात क्या है कि काउंट करेंगे 16 जुलाई से, क्योंकि विच एवर इज लेटर, जब 18 साल का हुआ वो, या जब उसको पता चला वो, विच एवर इज लेटर 16 जुलाई से काउंट करें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 16 जनवरी को 6 महीने पूरे होंगे। तो ये 10 जनवरी को हुआ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इसका स्टेटस क्या है? माइनर। क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपने बताना सोल्यूशन में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। सारे फैक्ट सेम, फर्क सिर्फ ये है कि ये 10 जनवरी को नहीं 20 जनवरी को आग लगी है, वो अभी भी साइलेंट है, नुमान अभी भी साइलेंट। 20 जनवरी को आग लगी, जरा बताइए। अब देखें फर्क क्या पड़ा। 20 जनवरी को 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने 16 जनवरी को गुजर गए थे, 16 जनवरी को 6 महीने गुजर गए। अब 6 महीने गुजरने के बाद भी वो साइलेंट रहता है माइनर, तो उसको क्या ज्यूम किया जाता है? पार्टनर, साइलेंस एक्सेप्टेंस, पार्टनर है। तो अब उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। अगर ये आग 20 जनवरी को लगती ना, तो वो घर से 1 लाख रुपया भी लेके आता, क्योंकि 20 जनवरी को वो पार्टनर बन चुका होता और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती। कुछ कहानी समझ आई? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं जी। अगला केस क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एडमिटेड डी ए माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। ए, बी, सी ने डी को एडमिट किया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्यों एडमिट किया? हमें इससे क्या, क्यों एडमिट किया? कुछ ना कुछ रीजन होगी, छोड़े उसको। डी अटेन मेजोरिटी ऑन 6 मार्च 2007। डी ने 18 साल का हुआ 6 मार्च को। ही बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 16 अगस्त 2007 को। लेकिन उसे 16 अगस्त को पता चला। एडमिट कब हुआ? 6 मार्च को। पता कब चला? 16 अगस्त को। 6 महीने कब से शुरू करने हैं? 16 अगस्त, विच एवर इज लेटर, 16 अगस्त 2007 से। तो इसका मतलब है 6 मार्च और 16 अगस्त में से कौन सी डेट हमारे लिए रेलिवेंट है? 16 अगस्त वाली, इसको अंडरलाइन कर लें। 16 अगस्त, इसको अंडर। अब मैं 6 महीने गिनने लगूँ ना, तो अगर मैं मार्च से गिनूँ आपने फौरन रोक लेना, आपने कहना नो सर। और जब मैं 16 अगस्त से गिनूँ तो आपने कहना यस सर, 16 अगस्त से गिनना है, विच एवर इज लेटर। Big undecided about the situation, he preferred to wait for some time before announcing his decision about joining the firm. वो साइलेंट रहा। अच्छा, अब सोच रहा है, 6 महीने का टाइम इसको सोच रहा है। जब तक सोच रहा है तो उसका स्टेटस क्या है? एज माइनर। On 27 फरवरी 2008 द फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट। एक वकूआ हुआ। कब वकूआ हुआ? 27 फरवरी को। फर्म को हैवी लॉसेस बेयर करना पड़े। ए, बी और सी ने क्या कहा? डी से कहा, ए भैया सच लॉसेस की वजह से आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया 40% से। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डी इन दी अबव सिचुएशन। अगर सिर्फ कैपिटल की बात है, कैपिटल रिड्यूस होने की बात है, घर से पैसे लाने की बात तो नहीं है, तो फिर हमें डिसीजन फौरी हो गया क्या कि चाहे माइनर है चाहे मेजर है, जो फर्म में शेयर है वो तो लायबल है, वो तो लायबल है। लेकिन फर्ज कीजिए अब वो कह रहा है लायबिलिटीज भी बताओ,
ठीक है, लाइबिलिटी। फर्ज कीजिए कि वो कहते हैं कि घर से भी पैसे लेके आओ, तो क्या ये पर्सनली लाइबल होता है मिस्टर डी? ये अभी डिसाइड करते हैं। डेट क्या है हमारी जब से 6 महीने काउंट? 16 अगस्त, 16 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 16 फरवरी को 6 महीने पूरे हुए। 16 फरवरी को 6 महीने हो गए। वकूआ हुआ 27 फरवरी को। 16 फरवरी को वो साइलेंट है, कोई ऐलान तो नहीं किया उसने कि मैं पार्टनर हूं कि नहीं हूं। तो 16 फरवरी को क्या बन गया? पार्टनर बन गया। 27 फरवरी को जब आग लगी, वकूआ हुआ जो भी था, वो उसका स्टेटस क्या था? एज माइनर कि एज पार्टनर? एज पार्टनर। तो क्या इसकी लाइबिलिटी है? बिल्कुल इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि कंट्रीब्यूट करेगा एसेट्स की तरफ। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और राइट्स क्या? राइट्स ये है कि सारे पार्टनर के साथ जॉइंटली कंट्रीब्यूट करेगा ना, दूसरे पार्टनर भी इसके साथ मिलके लॉस शेयर करेंगे। 90 क्लियर? इसमें पार्टनर बन गया है और वो लायबल है, लेकिन चूंकि सिर्फ 40% कैपिटल ड्यूस हुआ है, घर से पैसे लाने की नौबत नहीं आई। लेकिन हम ये बता देंगे सोल्यूशन में कि अब ये पार्टनर है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बस अब क्या करना हमने? MCQs करने हैं। शाबाश, उम्मीद है आपने MCQs अटेम्प्ट किए होंगे। नहीं किए अभी पॉज करें लेक्चर को, पहले सारे MCQs अटेम्प्ट करें और MCQs अटेम्प्ट करने के बाद आए। MCQs कौन से अटेम्प्ट करने हैं? अगर आप हमारी वाली बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, चैप्टर 10 के एंड में MCQs सारे अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप ICAP की बुक यूज़ करने हैं तो चैप्टर 11, 12, 13 ये तीनों चैप्टर के MCQs अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि तीनों चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेट करते हैं। ठीक है जी। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। अगर अभी MCQs अटेम्प्ट नहीं किए, लेक्चर को पॉज करें, पहले MCQs को अटेम्प्ट करें, फिर वापस आए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी। अब चलते हैं हम MCQs की तरफ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने MCQs को अटेम्प्ट कोई नहीं किया होगा। सोचा होगा कि सब ने जब करने ही है तो हमें क्या ज़रूरत है अपनी एफर्ट ज़ाया करने की, डुप्लीकेट एफर्ट करने की। बहरहाल कहना मेरा काम था, करना ना करना आपकी मर्जी। स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप के MCQs करने जा रहे हैं हम। क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। पहला क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप अराइजेस बाय लीगल स्टेटस ऑफ द पर्सन? नो। अराइजेस आउट ऑफ बिजनेस डीलिंग? नो। ये कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे डिटरमिन होता है, डिसाइड होता है रिलेशनशिप। अराइजेस आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्संस? यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। पार्टनरशिप का रिलेशनशिप पार्टनर्स के आपस के कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे डिटरमिन होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अराइजेस आउट ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन? नो। करेक्ट ऑप्शन है सी। सेकंड MCQ, पार्टनर कौन है? ओनली एन एजेंट ऑफ द फर्म? फर्म का एजेंट नहीं, हर पार्टनर एट द सेम टाइम एजेंट भी है और दूसरों का प्रिंसिपल भी है। एजेंट और प्रिंसिपल दोनों रोल होते हैं हर पार्टनर के, यानी उसके एक्ट्स की वजह से दूसरे बाइंड हो सकते हैं और दूसरों के एक्ट्स की वजह से वो भी बाइंड हो सकता है। ओनली एज एजेंट ऑफ द फर्म? नो। ओनली एज प्रिंसिपल टू अदर पार्टनर्स? नो। एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल? सी ऑप्शन करेक्ट है। पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, उसके दोनों रोल है। तो सेकंड में करेक्ट ऑप्शन हुई सी। आगे चलिए। थर्ड, Mr. X, Mr. Y and Mr. Z are partners in a firm. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of rupees 50,000 without the consent of other partners. Owing to the sudden slump in the market, the prices crashed. ये मेरे ख्याल है शायद हमने केस स्टडी में भी किसी एक क्वेश्चन किया था। ये प्राइस क्रैश हुई सडन स्लम की वजह से। तो ये कौन सी सिचुएशन आई? अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाली। वन पार्टनर सोल्ड ऑल द स्टॉक वर्थ रुपीज 500,000 विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर। इज द पार्टनर लायबल फॉर दिस ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? नहीं, इमरजेंसी का केस है। अगर उसने फर्म को लॉस से बचाने के लिए ये एक्ट किया है तो बिल्कुल उसकी अथॉरिटी है, वो ये कर सकता है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द पार्टनर इज लायबल एज ही इज इन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट? नो, पार्टनर इज नॉट लायबल। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का केस है। द पार्टनर इज लायबल बिकॉज ही, नो, पार्टनर इज नॉट लायबल। ए और बी तो सीधी आउट कर देना, क्योंकि इन दोनों में पार्टनर लायबल है ही नहीं वो। सी और डी में कह रहा है पार्टनर इज नॉट लायबल। डिसीजन ठीक है। अब हमने बेसिस ऑफ डिसीजन देखना है, जिसकी बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक हुई उस ऑप्शन को टिक करेंगे। द पार्टनर इज नॉट लायबल एज ही इज एक्टिंग इन ऑर्डर टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस। ये ठीक ऑप्शन लग रही है मुझे कि फर्म को नुकसान से बचाने के लिए उसने ये एक्शन किया। 13 केस ऑफ इमरजेंसी थे, इसीलिए पार्टनर लायबल नहीं है।
लेकिन नेक्स्ट में पढ़ते हैं डी, पार्टनर इज नॉट लायबल एज ही हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी डू सो। एक्सप्रेस अथॉरिटी उसकी नहीं थी, बल्कि एक्सप्रेस अथॉरिटी में तो ये लिखा गया था कि उसने काम नहीं करना, लेकिन चूंकि ये इमरजेंसी का केस था, इसमें अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला रूल लगेगा, तो वो बिल्कुल इसको सेल कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, कह रहा है पार्टनरशिप फर्म हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड। क्या पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है? पार्टनर्स का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप का भी देखें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, कंपनी के केस में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। तो पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आगे चलिए 5th पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 5th। Mr. A partner in the firm buys shares of a company in his own name, अपने नाम से कंपनी के शेयर्स खरीदता है, without the authority of the other partners but with the money and on account of the firm। दूसरे पार्टनर से नहीं पूछा, लेकिन पैसा किसका इस्तेमाल किया? फर्म का। तो बताइए कोई ऐसा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? क्या ये उसके लीगल स्टेटस से डिसाइड करते हैं हम? क्या इसी से डिसाइड करते हैं किसके नाम पे है? नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में डेफिनेशन में उसने हमें रूल बताया हुआ है कि जो चीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से खरीदी गई, पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी गई, वो चाहे किसी के भी नाम पे है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी समझी जाएगी अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन उसने नहीं बताई। तो चूंकि ये शेयर्स खरीदे गए हैं पार्टनरशिप के पैसों से, इसलिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हैं। स्टेट द लीगल पोजीशन, शेयर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए। नहीं, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि फर्म के पैसों से खरीदे गए। शेयर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव पार्टनर्स ऑन द फर्म। नहीं, या तो प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की होंगी या इंडिविजुअल पार्टनर की, अगर पर्सनल है तो। शेयर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए। नो, शेयर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डी ऑप्शन करेक्ट है। यस, ये शेयर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है क्योंकि फर्म के पैसों से खरीदे गए। आगे चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू नंबर 6। फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, सेवरली या इंडिविजुअली? जॉइंटली एंड सेवरली दोनों। जॉइंटली का मतलब सारे पार्टनर लायबल है, सेवरली का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी। तो 6 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन बी करेक्ट है। 7, ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द फर्म। नहीं, माइनर पार्टनर फर्म में पार्टनर हो ही नहीं सकता। बी कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल। नो, माइनर पर्सनली लायबल नहीं हो सकता व्हेन ही इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। माइनर पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। सी कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विदाउट द कंसेंट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एडमिट हो सकता है। और डी में यही बात कर रहा है, कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यस, माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर की कंसेंट हो तो 7 में कौन सी ऑप्शन करेक्ट? डी। 8, ए माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ए माइनर को बेनिफिट्स में एडमिट किया गया, अब थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से he is personally liable? No. He is liable for half of the loss? No. He is liable only up to his share in the firm. Yes, C option correct है। और D में कह रहा है he has no liability at all। नहीं, ये गलत है। उसके पर liability तो है, लेकिन कितनी liability? Unlimited नहीं है, limited है, up to his share in the firm, उस अमाउंट तक की। यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हुई 8 में कौन सी हुई? C। 9 में चलता है। 9 में कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मस्ट बी यूज्ड। फर्म की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए? फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ फर्म, फर्म के पर्पस के लिए। फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एक्टिव पार्टनर्स? नो। फॉर पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स? नो। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म? यस, सी। प्रॉपर्टी को बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए यूज होना चाहिए। हाँ, अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर ले तो पर्सनल पर्पस के लिए भी कोई पार्टनर यूज कर सकता है, लेकिन अगर एग्री करे, यहां पे चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए हम इस चीज को अज्यूम नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई 9 की सी, कि फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए। आगे चलिए 10,
Mr. A, Mr. B and Mr. C are partners in an installment sale business. Mr. A asked one of the customer to deposit security worth rupees 100,000 in order to purchase goods on installments. Subsequently, Mr. A misappropriated the security and absconded. अच्छा, उसने कस्टमर से कहा मिस्टर ए ने कि भाई सिक्योरिटी जमा, क्योंकि आपको तो इंस्टॉलमेंट बिजनेस में नॉर्मल होता है, आप किस्तों पे चीज़ें खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ एडवांस आपको जमा करवाना पड़ता है। मिस्टर ए एडवांस लेके निकल गया। अब ये याद रखें, पार्टनरशिप फर्म की ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, कस्टमर से एडवांस पकड़ना। मिस्टर ए मिसअप्रोप्रिएटेड सिक्योरिटी एंड एब्सकॉर्डेड, फरार हो गया। हु विल बी लायबल फॉर सच लॉस, कौन इस लॉस के लिए लायबल है? अब देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात, एक्सटर्नल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरी फर्म लायबल है, फर्म उसके नुकसान को कंपनसेट करेगी। लेकिन अगर विद इन दी फर्म देखें तो सारे का सारा जो नुकसान है, फ्रॉड है, वो मिस्टर ए जो भागा है, कौन भागा है? मिस्टर ए को ही भरना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या कह रहा है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल बी लायबल टू कंपनसेट द लॉस, नो वन इज लायबल टू कंपनसेट द लॉस। नहीं, ये भी गलत है, ए एंड बी भी गलत। नो वन, मिस्टर ए इज लायबल ओनली टू कंपनसेट द लॉस, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू कंपनसेट। हाँ, अब देखें, अब सी और डी में एक प्रॉब्लम है, उसने क्वेश्चन में हमें बताया नहीं कि लायबल फॉर, ये थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि विद इन द फर्म अमंग द पार्टनर्स बताना है। अगर थर्ड पार्टी के साथ देखें तो थर्ड पार्टी को तो सारी फर्म लायबल होगी लॉस कंपनसेट करने के लिए। उस सूरत में करेक्ट ऑप्शन होगी डी, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू कंपनसेट लॉस टू मिस्टर कस्टमर को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन अगर विद इन दी फर्म बात करें, पार्टनर्स की बात करें सिर्फ, तो विद इन दी फर्म चूंकि मिस्टर ए ने फ्रॉड किया है तो मिस्टर ए इज लायबल ओनली टू कंपनसेट द लॉस। अब चूंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया, इसलिए मेरे ख्याल में डी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम एज्यूम करते हैं कि थर्ड पार्ट, ये वो पूछ रहा है कि ए को कौन कंपनसेट करेगा लॉस, तो ए को सारी फर्म, सारे पार्टनर्स करेंगे लॉस कंपनसेट। डी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है मेरे ख्याल में, अगर ये अमंग द पार्टनर्स की बात कर रहा हो कि पार्टनर्स के दरमियान में से कौन बंदा लॉस बेयर करेगा। 11, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्टनर बाय पार्टनरशिप डीड इज बाइंडिंग ऑन थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड। अगर किसी पार्टनर्स की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग होगी कब? जब थर्ड पार्टी को नॉलेज हो। याद है हम केस स्टडी करते हुए ये डिसीजन क्या करते थे, इफ थर्ड पार्टी नोज तो क्या केस है, थर्ड पार्टी डज नॉट नो तो क्या केस है। अगर थर्ड पार्टी नोज, नॉलेज है उसको, तो फिर सिचुएशन दूसरी होती थी, वरना तो रिस्ट्रिक्शंस अगर हैं तो उस पर बाइंडिंग होगी कब? थर्ड पार्टी, जब such restrictions are valid, no, are according to provisions of partnership act, no, such restrictions have been imposed by mutual agreement, no, such restrictions are in the knowledge of third party। यानी अगर थर्ड पार्टी को पता है तो ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी को समटाइम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ये रिस्ट्रिक्टेड वाला अप्लाई होगा, वरना एज्यूम किया जाएगा। अगर थर्ड पार्टी को कोई नॉलेज नहीं है और वो कोई रिस्ट्रिक्शन का और वो कोई ऐसा एक्ट पार्टनर के साथ एग्री कर लेती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड था, तो याद रखें थर्ड पार्टी को लॉ फिर प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन जो है पार्टनर पे, ये थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग होगी, थर्ड पार्टी को इसकी पाबंदी करना होगी कब? जब उसके नॉलेज में होगी। डी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए 12, Mr. A tells Mr. B supplier within the hearing of Mr. C, यानी Mr. C एक पार्टनर है, Mr. A पार्टनर कोई नहीं है, वो सप्लायर को बताता है Mr. A क्या, that Mr. A is a partner in the partnership firm of Mr. C, कि A और C पार्टनर है। A ने सप्लायर को बताया, अब मैं बी के बजाय वर्ड सप्लायर यूज करूंगा, ए ने सप्लायर को बताया कि मैं यानी मिस्टर ए और मिस्टर सी आपस में पार्टनर है। मिस्टर सी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर सी ने कुछ भी इतराज नहीं किया, मुस्कुराता रहा, खामोश रहा। इसका मतलब ये है उसकी तरफ से एम्प्लॉयड कंसेंट है कि वाकई मेरा ये पार्टनर है। अब ये कौन सा केस हुआ? हालांकि एक्चुअली ए और सी पार्टनर नहीं है, कौन सा? पार्टनर बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट पार्टनर। लेटर मिस्टर बी सप्लाई सर्टेन, मिस्टर बी यानी सप्लायर, later supplier supplies certain goods to Mr. A who pretends to act as partner of Mr. C, state the legal position। Mr. B ने चीजें Mr. A को सप्लाई कर दी, तो भाईजान पैसे कौन देगा? A को पैसे देने चाहिए। लेकिन अगर A भाग जाता है, क्या सप्लायर Mr. C से पैसे रिकवर करवाएगा? यस, करवा सकता है। Mr. C अगर बाद में ये कहे कि ये तो मेरा पार्टनर था ही नहीं,
तो सप्लायर कहेगा भाई नहीं था, तो जिस वक्त ए ने कहा था कि मैं सी का पार्टनर हूं उस वक्त तुम बोले क्यों नहीं? पार्टनर बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट है। लीगल पोजीशन क्या है? मिस्टर सी विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे द प्राइस। नो 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 नो, मिस्टर सी को प्राइस पे करना पड़ेगी। मिस्टर ए विल बी हेल्ड लायबल पर्सनली टू पे द प्राइस। मिस्टर ए लायबल है। अच्छा वैसे मिस्टर ए लायबल है, असूली तौर पे उसी को प्राइस पे करनी चाहिए, लेकिन अगर ए प्राइस पे नहीं करता, ठीक है, तो फिर सी प्राइस पे करेगा। मिस्टर बी कैन नॉट क्लेम द प्राइस फ्रॉम सी। नो, मिस्टर बी क्लेम कर सकता है। मिस्टर सी विल बी लायबल टू पे द प्राइस। मिस्टर सी लायबल है इस प्राइस को पे करने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे डी ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि पार्टनर बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट यही होता है, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट की अगर बात करें तो मिस्टर ए जिसने चीजें खरीदी हैं वो खुद भी पर्सनली लायबल है, ठीक है। मिस्टर ए से भी रिकवरी करवाई जा सकती है, और अगर मिस्टर ए पैसे नहीं देता, बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर मिस्टर सी भी लायबल होगा प्राइस पे करने के लिए, क्योंकि वो पार्टनर बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट है और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी आई डी। अब आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 months whether he shall continue in the firm or leave it। बिल्कुल जनरल रूल है। Where such minor elects to become a partner, he will be personally liable। अगर वो बंदा डिसाइड करता है, माइनर डिसाइड करता है एज ऑफ मेजॉरिटी में पार्टनर बनूंगा, तो वो पर्सनली लायबल होगा। अब बताइए किन डेट्स के लिए? जिस दिन से वो एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हुआ था, या जिस दिन उसने एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव किया, जिस दिन उसने अनाउंस किया। लॉ इसका जवाब देता है। आपको याद है कल बताया था, कहानी में ट्विस्ट है कि डिसीजन उसने आज किया कि मैं पार्टनर बनूंगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी किन डेट्स की है? उन डेट्स की उस वक्त से जब वो एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हुआ था। और आपको बताया था यही सोच सोच के 6 महीने वो यही तो सोचता रहता है कि जब से मैं एडमिट हुआ तब से लायबिलिटीज क्या है फर्म की, और मुझे पार्टनर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब वो फैसला करता है पार्टनर बनेगा, उसकी लायबिलिटी होगी फॉर डेट्स जो कि एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप की डेट से थे। ऑप्शन क्या दे रहा है? फ्रॉम द डेट व्हेन ही टेन मेजॉरिटी, नो। फ्रॉम द डेट व्हेन ही गिव्स पब्लिक नोटिस, नो। सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यस, सी ऑप्शन करेक्ट। डी आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 months, नो। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी। वो जब से एडमिट हुआ था तब से लायबल समझा जाएगा। आगे चलिए जी 14। पार्टनर गिविंग एडवांसेस टू द फर्म इज एंटाइटल्ड। अच्छा ये आपको रूल बताया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस का भी। इंटरेस्ट ऑन अगर कुछ भी एग्री ना किया हो तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। अगर पार्टनर आपस में एग्री कर ले तो कम ज्यादा भी हो सकता है, वरना नॉर्मली 6% होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली नहीं दिया जाता। हाँ, अगर पार्टनर आपस में एग्री कर ले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो फिर पे किया जाएगा, लेकिन किस वक्त? जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ फिर पे नहीं किया जाएगा। यहां पे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की बात कर रहा है, कैपिटल की बात नहीं कर रहा। कैपिटल वाला रूल हम साइड पे कर देंगे आगे चल के किसी क्वेश्चन में उसने, लेकिन याद रखें कैपिटल वाला रूल भी पूछा है, टेस्ट किया है। पार्टनर गिव एडवांसेस टू फर्म इज एंटाइटल्ड, क्या एंटाइटलमेंट उसकी? नॉट टू क्लेम एनी सच इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। नहीं, क्लेम कर सकता है। कितना? 6%। बी ऑप्शन में यही कह रहा है, टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% आर एज एग्रीड अपॉन। 6% या अगर ऊंच नीच है तो जितना एग्री हुआ है वो मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। टू क्लेम इंटरेस्ट एट द 12% पर एनम, नो। पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है 6% का, 12% नहीं लिखा हुआ। टू क्लेम इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है जो डिसाइड करने वाली? उसका लेना देना कोई नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। 15 अंडर द इंप्लॉयड अथॉरिटी द पार्टनर मे नॉट। इंप्लॉयड अथॉरिटी में पार्टनर क्या काम नहीं कर सकता? एम्प्लॉय सर्वेंट, नौकर रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। बाय मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकता है, तीनों काम कर सकता है। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी हाई वैल्यू आइटम्स होती है नॉर्मली। ये पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई क्वेश्चन नंबर 15 की डी। 16 की तरफ चलते हैं। एक्स एंड वाई फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप फर्म टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग प्लाजा। एक्स और वाई ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, किस मकसद के लिए? शॉपिंग प्लाजा बनाने। बताइए शॉपिंग प्लाजा के लिए पार्टनरशिप की कौन सी पार्टनरशिप की टाइप है? ये टाइप है, भूल गया, पार्टनरशिप एट विल के पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो पार्टनरशिप स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सच पार्टनरशिप इज कॉल्ड, क्या लिमिटेड पार्टनरशिप? नो नो नो। पर्टिकुलर पार्टनरशिप? यस यस यस। पार्टनरशिप एट विल? नहीं। इंप्लॉयड पार्टनरशिप भी नहीं। तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है आगे चल के, आपको याद है लेक्चर में बताया था, अगर ये पर्पस पूरा हो जाए और फिर उसके बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रहे तो फिर ये पार्टनरशिप क्या बन जाती है? फिर ये पर्टिकुलर नहीं रहती, क्योंकि वो तो पर्पस या पीरियड खत्म हो गया। फिर क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, फौरन बता दिया आपने, इतना ला आता है आपको। तो फिर अगली बात बताइए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप एट विल में डिफरेंस क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अगर कोई बंदा पार्टनरशिप को छोड़ना चाहे, सिर्फ नोटिस दे, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप एट विल में नोटिस दिया, खत्म। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में सबने एग्री करना होता है, फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ये फर्क याद है? पढ़ा था ना हमने कहीं? पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा भी था तो भूल गए होंगे, और चीजें कम है याद करने को। 17 कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ए पार्टनरशिप इज, कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। यस, पार्टनर का एक दूसरे का एजेंट होना, एक दूसरे में ये पावर होना कि एक दूसरे को बाइंड करेंगे, ये होता है कंक्लूसिव एविडेंस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रॉफिट शेयर होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। 6 एग्जाम्पल थी कि 7 थी? मुझे लगता है 6 एग्जाम्पल्स थी। तो कुछ लोगों के साथ प्रॉफिट शेयर होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते, कुछ लोगों के साथ लॉस शेयर नहीं होता फिर भी वो पार्टनर होते हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, यानी इस काबिल होना कि लोग एक दूसरे के एक्ट से दूसरे लोगों को बाइंड कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में एक बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं भी करता फिर भी वो पार्टनर हो सकता है। तो कंक्लूसिव एविडेंस क्या हुआ पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। 18 पार्टनरशिप इज क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। हैं? ये बिजनेस तो नहीं है, रवानी में पड़ गया क्योंकि डेफिनेशन का रटा लगाया हुआ था ना। ये तो है प्रॉफिट्स ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ना 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 ना, आपको याद है जो जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी होती है वो को-ओनरशिप बन जाती है। तो ये थोड़ा सा मेरा दिल कह रहा है कि हो भी सकती है, लेकिन कुछ दिल कह रहा है कि नहीं ये ओनरशिप की तरह, ये 50-50 है। आगे चल के पढ़ लेते हैं, अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिली तो ठीक है, वरना इसको टिक कर लेंगे। बी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। हाँ ये ठीक है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन ए बैंकिंग कंपनी एंड पर्सन प्रोवाइडिंग फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस राइजिंग फ्रॉम फाइनेंस प्रोवाइडेड टू सच पर्सन। नहीं नहीं, बैंकिंग बिजनेस में तो पार्टनरशिप नहीं होती। आपको पता है वो इंटरेस्ट को बैंक वाले क्या कहते हैं आजकल? सूद को वो प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर मैंने बैंक में जाके खुदा ना खास्ता पैसे रखवाए और उससे इंटरेस्ट लिया तो क्या मैं उसका वो तो कहेंगे हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या मैं बैंक का पार्टनर बन जाऊंगा? कोई पार्टनर नहीं बनूंगा मैं तो सूदखोर बन जाऊंगा। सूदखोर मैं बना के बैंक बना के, दोनों बने, दोनों बन गए, ठीक है। चलें, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। सी बोथ ऑफ द अबव, ना 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 ना, गलत। डी द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा मुझे लग रहा है ये ठीक होगी क्योंकि ऊपर वाली तीनों तो मुझे उनमें कुछ ना कुछ गलती नजर आई। डेफिनेशन रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, yes, arising from a contract, yes, who have agreed to share the profits of a business, yes, carried on by all or any of them acting for all, बिल्कुल yes yes yes, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि देखिए ये सिर्फ में डेफिनेशन है, ऊपर उसने डेफिनेशन में थोड़ा सा आगे पीछे करके कंसेप्ट को उल्टा दिया जिससे वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बन सकी, लेकिन डी जो है ये पार्टनरशिप की कंप्लीट डेफिनेशन है। तो 18 की करेक्ट ऑप्शन हुई डी। 19 डिलीट हो गया, क्यों डिलीट हुआ? छोड़ें इसको, डिलीट हो गया, अच्छा हुआ, आगे चलें। 20 द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली क्या कहते हैं उन्हें? फर्म। इंडिविजुअली क्या कहते हैं? पार्टनर। ये तो डेफिनेशन में पूछ लिया। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फर्म। पार्टनरशिप तो उसकी सब टाइप ऑफ बिजनेस है जो उसे कहते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट उसको नाम देता है उन लोगों को, वो फर्म का नाम देता है। नॉर्मली हम बोलते चालते पार्टनरशिप फर्म दोनों अल्फाज यूज कर लेते हैं, लेकिन असल में फर्म का नाम यूज किया जाता है बाय लॉ।
फर्म। आगे चले 21 द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप राइजेस फ्रॉम स्टेटस नो, बर्थ नो, कॉन्ट्रैक्ट यस, इनहेरिटेंस नो। रिलेशन पार्टनरशिप का रिलेशनशिप किस वजह से राइज होता है? कॉन्ट्रैक्ट की बात, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो पार्टनर होंगे वरना पार्टनर नहीं। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? एक्सप्रेस होगा कि इम्प्लाइड होगा? दोनों हो सकते हैं। अच्छा अगर एक्सप्रेस है तो ओरल होगा कि रिटन होगा? दोनों हो सकते हैं। 21 आगे चलें 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका मतलब है 4 स्टेटमेंट में 3 गलत है, 1 ठीक है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग ओनली, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ राइटिंग में होना लाजमी नहीं है, ओरल भी हो सकता है। बी पहली गलत होगी स्टेटमेंट। बी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इधर इन राइटिंग और ओरली, हाँ ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, ओरली नहीं, इम्प्लाइड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। वो याद है आपको केस स्टडी सॉल्व की थी हमने जिसमें 3 पार्टनर्स ने रेशो इक्वल एग्री की थी, बाद में एक 50% लेता गया था, दूसरे 25% लेते रह गए साल तक, हालांकि ना उनका आपस में रिटर्न फॉर्म में कोई तय पाया ना ज़बानी कलामी। तो कोर्ट ने कहा कि ये इम्प्लाइड पार्टनरशिप में चेंज हमने एज्यूम कर लिया कि इम्प्लाइड चेंज है। तो याद रखें पार्टनरशिप यहाँ जिसमें चेंज होता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, इसमें बी में इम्प्लाइड का वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए ये थोड़ा आगे चल के अगर कोई इम्प्लाइड वाली बात आ गई तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, वरना फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना ना। इसमें मुझे बहरहाल एक कमी नजर आ रही है, इम्प्लाइड वाली बात नहीं लिखी उसने बी में। सी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस इन राइटिंग ओनली आर इम्प्लाइड, नहीं एक्सप्रेस में राइटिंग के साथ और ओरली भी आ सकता है, इसमें भी कमी रह गई। डी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस्ड इधर इन राइटिंग और ओरली आर इम्प्लाइड, यस बेहतरीन डेफिनेशन डी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस में राइटिंग भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। 23 इन ऑर्डर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर, पार्टनरशिप बना करने के लिए पार्टनर्स एग्रीमेंट करती हैं, क्या शेयर करने के लिए? ओनली लॉसेस, ओनली प्रॉफिट्स, बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट लाजमी है, लॉसेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, बट सम पार्टनर्स में शेयर इन प्रॉफिट्स ओनली, यस ये बेहतरीन ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारी हुई डी। आगे चले, ये नमाज का टाइम होने वाला है, ये टाइम ठीक है? टाइम ठीक है तो फिर मेरा नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है सर जी? तो इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक के बाद यहाँ से 24 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे जी। नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, जब पार्टनरशिप एट विल है, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म इन राइटिंग टू एनी ऑफ द पार्टनर ऑल द अदर पार्टनर। अच्छा ये कंसेप्ट हमने चैप्टर के दौरान में नहीं पढ़ा ना, उसने हमें सिखाया, लेकिन एमसीक्यू टच कर लिया। जब पार्टनरशिप एट विल हो तो डिसॉल्व करने के जो नोटिस देना वो सारे पार्टनर्स को देना होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अदर पार्टनर्स, 2 पार्टनर 3 पार्टनर ऑल द अदर पार्टनर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत वाली स्टेटमेंट चूज करनी है। इसका मतलब इन 4 में से 3 स्टेटमेंट ठीक होगी, 1 गलत होगी, जो गलत वाली है उसको हमने सेलेक्ट करना है। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, पहला ए पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हाँ जी ये सही स्टेटमेंट है। जब एग्री ना हुआ हो तो पार्टनर जो है उससे बिजनेस चलाने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, करेक्ट, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो मिल रहा है। बी द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, हाँ जी अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो पार्टनर्स का प्रॉफिट इक्वल होगा, ये भी ठीक है, और हमने तो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, इसको छोड़ दें। सी द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय देम, ये गलत है। पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ ना तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। सी डी भी पढ़ते हैं, ए पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल निगलेक्ट, बिल्कुल एक पार्टनर की वजह से, विलफुल निगलेक्ट की वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो वो फर्म को कंपनसेट करेगा। ए भी ठीक, बी भी ठीक, डी भी ठीक, सी ऑप्शन गलत है, इसको सेलेक्ट करेंगे। 26 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ए चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, एक चेंज जो है बिजनेस के नेचर में वो किया जा सकता है। अब याद है आपको बताया था
तीन तरह के चेंजेस है जो सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी फिर हो सकता है, वरना नहीं हो सकते। उनमें एक नेचर, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस में था। तो ए ऑप्शन में कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर्स मैनेजिंग द बिजनेस, नो। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, नो। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यस। और डी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, नो। सी, अगर आपने बिजनेस की नेचर में चेंज करना है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। आगे चलिए 27 जी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट एक्सप्रेस आर रिप्लाइड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज डीम्ड टू इंक्लूड। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या चीज शामिल, अब ये उसने टेस्ट करा हमसे प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की डेफिनेशन, तो कह रहा है क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ए, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच हैव बीन ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक फॉर द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स वेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर सब्सिक्वेंटली एडेड टू इट। बिल्कुल, जो भी पार्टनर्स अपना कैपिटल में ऐड करवाते हैं, लेके आते हैं, चाहे इनिशियली चाहे सब्सिक्वेंटली, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में ऐड किया, ए करेक्ट है। लेकिन बी भी पढ़ लें, दोज एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म। बाद में फर्म के पैसों से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी बिल्कुल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कहलाएगी। सी, गुडविल ऑफ द बिजनेस, यस, गुडविल ऑफ द बिजनेस भी फर्म की प्रॉपर्टी में शामिल होता है। इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट्स और तीनों कैटेगरीज फर्म प्रॉपर्टी में शामिल होगी, इसलिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना ए, ना बी, ना सी, बल्कि डी, ऑल ऑफ द अबव। 28 डैश हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एवरी पार्टनर, हर पार्टनर का ये राइट होता है। देखिए, बाद में चाहे कुछ पार्टनर ये डिसाइड करें, इस राइट को में भी एक्सरसाइज ना करें और ये डिसाइड करें कि हमने बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना, लेकिन राइट हर पार्टनर का है। कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी ए, एवरी पार्टनर। सब पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सब्स्टिट्यूटरी पार्टनर्स, ये नहीं बल्कि हर पार्टनर का राइट है, ए ऑप्शन करेक्ट। 29 एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और डोरमेंट हैज ए राइट ऑफ फ्री एक्सेस टू। हर पार्टनर का राइट है, चाहे एक्टिव हो चाहे डोरमेंट, कि उसे फ्री एक्सेस मिले। किसकी? बुक्स की भी, अकाउंट्स की भी। याद रखे, हर पार्टनर का राइट्स है बुक्स के ऊपर भी, अकाउंट्स के ऊपर भी। हाँ, जो माइनर होता है उसका राइट अकाउंट्स का है, बुक्स की एक्सेस करने का राइट नहीं है उसका। और जो ट्रांसफरी है उसको ना तो अकाउंट्स का राइट है ना बुक्स का राइट है। तो यहां पे पार्टनर के राइट की पूछ रहा है, तो ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म ओनली नहीं, अकाउंट्स के साथ साथ बुक्स और इंफॉर्मेशन का राइट भी है। फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स फैक्टरी द फर्म, बिल्कुल ए भी राइट है, बी भी राइट है हर पार्टनर का। तो करेक्ट ऑप्शन हमने क्या सिलेक्ट करनी, ना ए ना बी बल्कि सी, बोथ ऑफ अबव। तो इस 29 में सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 30 पे। ए पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कोई पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? यस, अगर एग्री किया हो पहली चीज, और दूसरा फर्म को प्रॉफिट हो, फिर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। इफ देयर इज लॉस, नो। इफ देयर इज प्रॉफिट, यस, लेकिन आधी बात कर रहा है कि प्रॉफिट हो और एग्री भी किया हो। सी में पूरी बात कर रहा है, इफ देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज एन एग्रीमेंट टू पे इट, यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर प्रॉफिट है और एग्रीमेंट भी किया गया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वरना नहीं। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस का फर्क है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन एनी केस मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता जब तक कि एग्री ना किया गया हो और प्रॉफिट ना हो। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी हमारी। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ पार्टनर्स। इनमें से कौन सा पार्टनर का राइट नहीं है? ए, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंट्रीब्यूट इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। सॉरी, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। बिल्कुल, ये हर पार्टनर का राइट है कि वो चले, दूसरे पार्टनर्स मिलके उस किसी एक पार्टनर को नहीं निकाल सकते, ये राइट है। हमने ढूंढना है जो राइट नहीं है। बी, ए पार्टनर हैज पावर टू एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। बिल्कुल, 30 इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये भी हर पार्टनर का राइट है। सी, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स इक्वली। बिल्कुल, हर पार्टनर का ये भी राइट है कि वो प्रॉफिट्स में इक्वली शेयर करे, यानी अगर आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की गई तो हर एक का इक्वल राइट होगा। D, every partner is entitled to introduction of new partner into the firm without consent of other partners। गलत, जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी नया पार्टनर ऐड नहीं हो सकता। वो नेचर ऑफ बिजनेस के लिए, न्यू पार्टनर ऐड करने के लिए, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए
इस तरह की चेंजेस के लिए हर पार्टनर की, ऑल पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। तो ये डी ऑप्शन गलत है, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बगैर नया पार्टनर ऐड नहीं कर सकता। तो डी राइट नहीं है, ए भी राइट है, बी भी, सी भी, डी राइट नहीं है। तो इसमें से जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी वो डी है। आगे चलते हैं 32 पे। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या चीज शामिल नहीं है? इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या चीज शामिल नहीं है? सबमिट ए बिजनेस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। हाँ, बिजनेस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को सबमिट करवाना ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। क्या ए को सिलेक्ट कर लूं? नहीं, ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन है, मुझे सारी ऑप्शंस को देखना है, मैं भी सारी ठीक हो। बी, विड्रॉ ए सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बिल्कुल, ये भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। सी, ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बिल्कुल, ये भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33। 33 क्या कहते हैं? A firm is liable to make good the loss of third party if one of the partners acting within his apparent authority misapplies the money or property received from a third party। बिल्कुल, अगर कोई एक पार्टनर थर्ड पार्टी से पैसे लेता है और उसको मिसअप्लाई करता है, फ्रॉड करता है, तो फर्म लायबल होगी। ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन एज रूल अगर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है तो मुझे सारी ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर डिसीजन करना है। ये ठीक होगी ऑप्शन B, one of the partners misapplies the money or property received from a third party by the firm in the course of its business while it is in custody of the firm। पहले में देखिए पार्टनर, पहले में क्या है, कह रहे पार्टनर डायरेक्ट कस्टमर से पैसे लेके मिसअप्लाई करे, फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन करे, फ्रॉड करे, फर्म लायबल है। दूसरी में फर्क क्या है? दूसरी में पहले पैसे कस्टमर से फर्म ले रही है, फर्म के दराज में काउंटर पे पड़े हैं और कोई पार्टनर आके वो पैसे उठा लेता है और फ्रॉड करता है। उस सूरत में भी फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को कंपनसेट करने के लिए। ए में भी लायबल है, बी में भी लायबल है। सी, बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ ए पार्टनर एक्टिंग इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म लॉस और इंजरीज कॉज टू एनी थर्ड पार्टी। सी में भी फर्म लायबल है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट से थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचता है, फर्म लायबल है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ना ए, ना बी, ना सी, हालांकि तीनों ठीक है, लेकिन हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हुई डी, ऑल ऑफ द अबव। 34, इमाद एंड फराज आर पार्टनर्स इन क्लॉथ ट्रेडिंग बिजनेस। इन द प्रेजेंस ऑफ फराज हिज फ्रेंड गालिब boasted that he is also a partner in the business in front of हारून ए कस्टमर। रुक के जरा सोच लें, इमाद और फराज पार्टनर्स हैं। फराज यानी पार्टनर की मौजूदगी में गालिब ने कहा कि मैं भी पार्टनर हूं। गालिब ने किसको कहा? हारून को। हारून कस्टमर था, कस्टमर की मौजूदगी में गालिब ने कहा मैं भी पार्टनर। हालांकि गालिब असल में पार्टनर नहीं है, लेकिन ये सुन के अब चूंकि फराज के सामने ये कहा गया और फराज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब है फराज साइलेंट रहा, तो गालिब पार्टनर बाय एस्टॉपल बन गया, चाहे असल में पार्टनर नहीं भी है, पार्टनर बाय एस्टॉपल बन गया। अब क्या हुआ? हारून गेव दिस इंफॉर्मेशन टू इस्माइल। अब हारून को इंफॉर्मेशन दी, ये रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, हारून ने आगे इस्माइल को रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो याद रखें पार्टनर बाय एस्टॉपल वाला कंसेप्ट लगेगा कि नहीं? स्टिल लगेगा। हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन दी गई थी हारून को, इस्माइल को नहीं दी गई थी। लेकिन आपको रूल याद है, हमने पढ़ा था कि ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब इस्माइल को जो रिप्रेजेंटेशन दी गई ये इनडायरेक्ट है, लेकिन पार्टनर बाय एस्टॉपल का रूल अप्लाई होगा। एंड ऑन दिस बिलीफ इस्माइल सप्लाइड क्लॉथ ऑन क्रेडिट टू फर्म। इस्माइल ने फर्म को उधार माल सप्लाई किया। कैन इस्माइल मेक गालिब लायबल फॉर द अनपेड अमाउंट ऑन दिस ट्रांजैक्शन? क्या इस्माइल अब गालिब से पैसे रिकवर करवा सकता है? यस, पार्टनर बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई होगा। हालांकि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये कंसेप्ट इनडायरेक्टली भी अप्लाई होता है। क्या गालिब लायबल है? यस। तो नो नो वाले तो सीधा ही निकाल देना, यस यस वालों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगी, और ये डिसीजन दोनों में यस है। अब हमने देखना है बेसिस ऑफ डिसीजन जिसकी ठीक हुई उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यस, एज इस्माइल गेव क्रेडिट टू द फर्म ऑन फेथ ऑफ गालिब्स रिप्रेजेंटेशन। यस, ये ऑप्शन ठीक है। डी, यस एज गालिब डिड इट इंटेंशनली टू डिसीव अदर्स। नहीं नहीं नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इस्माइल ने जो क्रेडिट दिया, उधार दिया, वो गालिब की रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दिया। तो 34 में करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी? बी। चलिए मेरे भाई आगे चलें।
बस खत्म। चलिए, ये हमारे एमसीक्यूज थे। आज के लेक्चर में हमने असाइनमेंट, प्रीवियस असाइनमेंट की डिस्कशन भी कर ली, एमसीक्यूज भी कर लिए। इसके साथ ही हमारे सिलेबस का मोस्ट प्रोबेबली सबसे बड़ा चैप्टर जो है, बड़ा चैप्टर सबसे, वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।